व्हाट इफ नारुतो हिडन प्रोडिजी। ये कहानी है उस लड़के की जो सबसे ज्यादा शोर करता दिखा लेकिन सबसे ज्यादा सोचता था, जो सबसे कम समझा गया लेकिन सबसे ज्यादा समझता था। यह व्हाट इफ उस नारुतो की है जिसने ताकत कभी दिखाई नहीं बल्कि सही वक्त पर इस्तेमाल की। और आप ये कहानी सुन रहे हैं सिर्फ नारुतो हिंदी वर्स पर, जहां हर कहानी शोर नहीं समझ छोड़ जाती है। कहानी उस रात से शुरू होती है जब क्यूबी के हमले के बाद कोनोहा तबाही से गुजर चुका होता है। मिनातो और कुशना की कुर्बानी के बाद जिस बच्चे को लोग सिर्फ एक बोझ और राक्षस समझते हैं, उसी बच्चे की आंखों में कोई चीख या डर नहीं होता बल्कि एक अजीब सी शांत चमक होती है जिसे कोई पहचान नहीं पाता। तीसरा होकागे जब उस बच्चे को गोद में उठाता है तो उसे भी एहसास नहीं होता कि नारुतो उज़ुमाकी साधारण जिंचुरिकी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ प्रोडिजी है। ऐसा प्रोडिजी जो अपनी प्रतिभा दिखाता नहीं बल्कि छुपाता है। बचपन से ही नारुतो जानबूझकर गलतियां करता है, जानबूझकर अकादमी में फेल होता है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि इस दुनिया में जो अलग दिखता है वही सबसे पहले तोड़ा जाता है। वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करता है, टीचर्स की चालें, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस, जुत्सु का फ्लो, चक्र का बैलेंस। वह सवाल पूछता है लेकिन ऐसे कि उसे बेवकूफ़ समझ लिया जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। इरुका उसे एक शरारती बच्चा समझता है लेकिन कई बार उसे ऐसा लगता है कि नारुतो जानबूझकर रुक रहा है, जैसे वो अपनी रफ्तार खुद तय कर रहा हो। रात में जब पूरा गांव सोता है तब नारुतो छतों पर बैठकर चक्र कंट्रोल की प्रैक्टिस करता है, बिना किसी स्क्रॉल के, बिना किसी ट्रेनिंग के। वह सिर्फ महसूस करता है कि चक्र कैसे बहता है और कैसे उसे बिना बर्बाद किए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यूबी उसके भीतर गुस्से से भरा होता है लेकिन नारुतो उससे लड़ता नहीं, वो उसे इग्नोर करता है। और यही चीज़ क्यूबी को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि पहली बार कोई जिंचुरिकी उससे डरता या लड़ता नहीं बल्कि उसे महत्वहीन बना देता है। मिजुकी की घटना वाली रात जब नारुतो स्क्रॉल लेकर भागता है तो वह पैनिक में नहीं होता। वह जानता है कि कौन सा जुत्सु कब सीखना है और कौन सा नहीं। वह शैडो क्लोन सीखता है लेकिन ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि एफिशिएंसी से। वह एक क्लोन नहीं बल्कि सही क्लोन बनाता है। इरुका जब उसे बचाता है तो नारुतो पहली बार डिसाइड करता है कि अब छुपना थोड़ा कम किया जा सकता है। टीम 7 बनने के बाद काकाशी पहले ही दिन समझ जाता है कि यह बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। वह बेल टेस्ट में हारने का नाटक करता है ताकि सासुके और सकुरा की लिमिट्स देख सके। वेव मिशन में ज़ाबुज़ा के सामने नारुतो डरता नहीं बल्कि शांत रहता है, उसकी आंखें लगातार बैटलफील्ड पर रही होती हैं। हाकू की स्पीड देखकर वह घबराता नहीं बल्कि पैटर्न पकड़ता है, और जब क्यूबी का चक्र फूटने वाला होता है तब नारुतो उसे दबा देता है क्योंकि उसे पता है कि असली प्रोडिजी वही होता है जो अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले सही वक्त का इंतजार करे। हाकू की मौत के बाद नारुतो का रोना किसी बच्चे का नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान का होता है जो बहुत पहले समझ चुका हो कि ये दुनिया कैसे चलती है। चूनिन एग्जाम में वह जानबूझकर एवरेज रहता है, नेजी के सामने वह डेस्टिनी पर भाषण नहीं देता बल्कि उसकी चालों में गैप ढूंढता है, और जब वह जीतता है तब भी कोई फ्लैशी मूव नहीं दिखाता। और आचिमारू दूर से ये सब देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि यह लड़का पावर का नहीं बल्कि कंट्रोल का मॉन्स्टर है। अकात्सुकी में भी विस्पर्स शुरू हो जाते हैं कि कोनोहा का जिंचुरिकी दिखता जितना है उससे कहीं ज्यादा है, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नारुतो को फैसला करना होगा कि वह कब तक छुपा रहेगा, क्योंकि जब हिडन प्रोडिजी सामने आता है तब दुनिया बदलती नहीं, टूट जाती है। और आने वाला समय तय करेगा कि नारुतो अपनी प्रतिभा को दुनिया बचाने के लिए खोलेगा या उसे खुद से बचाने के लिए हमेशा छुपाए रखेगा। समय आगे बढ़ता है और नारुतो की छुपी हुई प्रतिभा और भी गहराई से काम करने लगती है। बाहर से वो अब भी वही शोर मचाने वाला, लेट आने वाला और कम नंबर लाने वाला बच्चा दिखता है, लेकिन भीतर उसका दिमाग हर पल कैलकुलेशन करता रहता है। वह अकादमी के हर लेक्चर को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि तोड़कर समझता है, कौन सा जुत्सु किस परिस्थिति में बेकार है, कौन सा सिद्धांत किताबों में सही है लेकिन बैटलफील्ड में फेल हो जाता है। वह जानबूझकर सवालों के आधे जवाब देता है ताकि कोई उसकी पूरी समझ पर शक न करे। काकाशी धीरे धीरे नोटिस करने लगता है कि नारुतो कभी भी पैनिक नहीं करता, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। वह पहले ऑब्जर्व करता है, फिर डिसाइड करता है, फिर मूव करता है। वेव मिशन के बाद जिराया की नज़र उस पर टिक जाती है क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि यह बच्चा रॉ टैलेंट नहीं बल्कि रिफाइंड इंस्टिंक्ट है। ट्रेनिंग के दौरान नारुतो रसेगन सीखने में ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन वह उसे परफेक्ट भी नहीं बनाता। वह जानबूझकर उसे अनस्टेबल रखता है ताकि लोग समझें कि वह अब भी अधूरा है। असलियत ये होती है कि नारुतो रसेगन को अलग अलग डेंसिटी में घुमा सकता है। उसकी रोटेशन और कंप्रेशन को वह अपनी सांसों से कंट्रोल करता है। सासुके के साथ उसका रिश्ता राइवलरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल चेस जैसा बन जाता है। वह सासुके को प्रोवोक नहीं करता बल्कि उसकी रिएक्शन स्पीड पढ़ता है, उसकी आंखों की मूवमेंट, उसकी ब्रीदिंग, उसके गुस्से के पैटर्न, और इसी वजह से वह हर बार एक कदम आगे रहता है। चूनिन एग्जाम के बाद जब कोनोहा क्रश होता है तो नारुतो पहली बार थोड़ा सीरियस होता है। वह गामाबुंटा को बुलाता है लेकिन सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, वह बैटलफील्ड को ऊंचाई से पढ़ना चाहता है। उसे पता होता है कि किस जगह किस दुश्मन को रोका जा सकता है। तीसरे होकागे की मौत उसे झकझोर देती है क्योंकि वह समझ जाता है कि हिडन रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, कुछ मौकों पर सामने आना भी जरूरी होता है। इसी समय अकात्सुकी की नजरें उस पर और तेज हो जाती हैं।
क्योंकि रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि कोनोहा का जिंचुरिकी लड़ता कम है लेकिन हर लड़ाई का आउटकम बदल देता है। जिराया अब पक्का जान चुका होता है कि नारुतो साधारण नहीं है। एक रात वो उससे सीधे पूछता है कि तुम कितना छुपा रहे हो, और नारुतो पहली बार ईमानदारी से जवाब देता है कि उतना ही जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और यहीं से कहानी एक नए स्तर पर पहुंचती है, क्योंकि अब नारुतो सिर्फ हिडन प्रोडिजी नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका होता है जो तय कर सकता है कि खेल कब और कैसे पलटना है। जिराया के साथ ट्रेनिंग शुरू होते ही नारुतो की असली परतें और गहरी हो जाती हैं। बाहर से वो अब भी हंसता, बेवकूफ़ी करता और जानबूझकर छोटी गलतियां करता रहता है ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब ट्रेनिंग का दरवाज़ा बंद होता है तब नारुतो पूरी तरह बदल जाता है। वह सवाल पूछता है जो आम जैनिन पूछ ही नहीं सकते, जैसे चक्र का लॉस कॉम्बैट में किस सेकंड पर सबसे ज्यादा होता है, या एनिमी की किलिंग इंटेंट को आंखों से पहले सांसों में कैसे पढ़ा जा सकता है। जिराया को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह लड़का सीख नहीं रहा बल्कि वैलिडेट कर रहा है, जैसे उसके पास पहले से आंसर्स हों और वह बस उन्हें कंफर्म कर रहा हो। सेज ट्रेनिंग के दौरान नारुतो सबसे बड़ी गलती जानबूझकर करता है। वह प्रकृति की ऊर्जा ज्यादा खींच लेता है ताकि जिराया समझे कि वह अभी रेडी नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वह नेचर चक्र को माइक्रो डोसेज में अब्जॉर्ब करना सीख चुका होता है ताकि बैटल के बीच बिना रुके उसे रिफिल किया जा सके। सासुके के साथ उसका टकराव अब पावर क्लैश नहीं बल्कि माइंडसेट क्लैश बन जाता है। सासुके ताकत दिखाना चाहता है और नारुतो टाइमिंग। वह लड़ाइयों में जीतने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने में इंटरेस्ट रखता है। इसी दौरान अकात्सुकी का दबाव तेज हो जाता है। इटाची जब नारुतो से मिलता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि यह बच्चा उसकी आंखों में देखकर डरता नहीं बल्कि पड़ता है। इटाची समझ जाता है कि नारुतो को अंडरएस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। पेन की नज़र भी अब इस जिंचुरिकी पर टिक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि नारुतो जहां जाता है वहां बैटल शॉर्ट हो जाती हैं, कैजुअलिटीज कम होती हैं और आउटकम्स डिसाइसिव होते हैं। गारा के अपहरण के समय नारुतो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो मिशन को प्रायोरिटाइज करता है। लेकिन जब गारा मरता है तब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसने पहले ही यह आउटकम कैलकुलेट कर लिया था और फिर भी उसे रोक नहीं पाया था। यही गिल्ट उसे और शार्प बना देता है। वह डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ फाइट नहीं करेगा बल्कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा। पेन इन्वेजन के समय नारुतो देर से नहीं बल्कि सही समय पर आता है। वह जानता है कि पहले केओस जरूरी है ताकि एनिमी पैटर्न साफ दिखें। पेन के हर पाथ को वह अलग अलग नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह देखता है, और यही वजह होती है कि वह फाइट जीतता नहीं बल्कि एंड करता है, बिना ज्यादा डिस्ट्रक्शन के, बिना अननेसेसरी रेज के। उस दिन कोनोहा को पहली बार एहसास होता है कि यह लड़का लाउड नहीं बल्कि लीथल है। और हिडन प्रोडिजी का सबसे खतरनाक सच यही होता है कि जब वह सामने आता है तब किसी को पता भी नहीं चलता कि खेल कब पलट गया। और इसी पल से नारुतो का नाम सिर्फ जिंचुरिकी नहीं बल्कि एक साइलेंट चेकमेट की तरह लिया जाने लगता है, क्योंकि जो दिखता था वह सिर्फ मास्क था। असली नारुतो हमेशा पीछे से पूरी दुनिया पढ़ रहा था। पेन के बाद दुनिया नारुतो को नायक मानने लगती है, लेकिन नारुतो खुद को नायक नहीं बल्कि एक गलती सुधारने वाली मशीन की तरह देखता है। वह समझ चुका होता है कि हर जीत के पीछे एक कीमत छुपी होती है और हर ताली के पीछे अगली उम्मीद का बोझ। इसलिए वह जानबूझकर फिर से खुद को लो प्रोफाइल में ले जाता है, मीटिंग्स में कम बोलता है, क्रेडिट दूसरों को देता है और हर फैसले को डेटा की तरह एनालाइज करता है। जिराया की मौत उसे अंदर तक तोड़ती नहीं बल्कि और भी शांत बना देती है, क्योंकि उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि जिराया का रास्ता वहीं तक था। और यही गिल्ट उसे रातों में सोने नहीं देती। वह अपनी गलत कैलकुलेशंस की लिस्ट बनाता है और उन्हें सुधारने के लिए खुद को अपग्रेड करता है। क्यूबी के साथ उसका रिश्ता अब लड़ाई का नहीं बल्कि नेगोशिएशन का बन जाता है। वो क्यूबी से ताकत नहीं मांगता बल्कि एफिशिएंसी मांगता है। वो उसकी चक्र आउटपुट को लिमिट करता है ताकि एनिमी उसकी सीलिंग कभी न देख पाए। चौथे महान निंजा युद्ध में नारुतो फ्रंटलाइन पर नहीं बल्कि बैकबोन बनकर उभरता है। वो आर्मीज को सीधे लीड नहीं करता बल्कि फ्लो बदलता है। जहां रिएनफोर्समेंट चाहिए वहां पहुंच जाता है, जहां रिट्रीट जरूरी हो वहां बिना ईगो के पीछे हटता है। मदारा के सामने वो पहली बार पूरी तरह मास्क उतारता है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, ताकि मदारा उसकी डेप्थ का अंदाजा लगा सके और ओवरथिंक करने लगे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर मदारा जैसे दिमाग पर भी असर करता है। ओबितो के साथ नारुतो बहस नहीं करता बल्कि उसके मेमोरीज के गैप्स भर देता है। उसे दिखाता है कि कहां उसने असम्पशंस को फैक्ट्स मान लिया था, और यही क्लैरिटी ओबितो को कमजोर नहीं बल्कि इंसान बना देती है। कागुया के सामने नारुतो ब्रूट फोर्स नहीं लगाता, वह टाइमिंग और सीलिंग कोऑर्डिनेशन को माइक्रोसेकंड तक ऑप्टिमाइज करता है। हर टीममेट को सही जगह रखता है जैसे शतरंज की बिसात पर मोहरे, और जब आखिरी सील लगती है तब कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, बस साइलेंस होता है। युद्ध के बाद नारुतो होकागे बनने की जल्दी नहीं करता। वो सिस्टम को ठीक करता है ताकि सिस्टम किसी एक प्रोडिजी पर निर्भर न रहे। वह ट्रेनिंग बदलता है, इंटेलिजेंस और इमोशनल कंट्रोल को सिलेबस का हिस्सा बनाता है। सालों बाद जब वह होकागे बनता है तो लोग कहते हैं कि यह सबसे शांत होकागे है, लेकिन दुश्मन जानते हैं कि यह वही इंसान है जिसने पूरी दुनिया को बिना चीखे चेकमेट किया था। और कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां हिडन प्रोडिजी आखिरकार छुपा नहीं रहता, क्योंकि उसने खुद को नहीं बल्कि दुनिया को ऐसा बना दिया होता है जहां प्रोडिजी होना खतरा नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि असली प्रतिभा वह नहीं जो दिखे, बल्कि वो जो दिखे बिना सब कुछ बदल दे।
समय के साथ नारुतो की जिंदगी और भी ज्यादा लेयर्ड होती चली जाती है, क्योंकि अब दुनिया उसे देख रही होती है, लेकिन वह अब भी खुद को पूरी तरह दिखाने से बचता है। वह जानता है कि हर बार जब कोई प्रोडिजी सामने आता है तो दुनिया उसे या तो पूछती है या तोड़ने की कोशिश करती है, इसलिए वह जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोग खड़े करता है जो स्पॉटलाइट ले सकें। काकाशी, शिखारू, साकुरा और साई जैसे लोग उसके मूव्स का चेहरा बनते हैं, जबकि असली कैलकुलेशंस वह पीछे से करता है। सासुके के साथ उसका रिश्ता अब राइवलरी नहीं बल्कि बैलेंस बन जाता है। वह सासुके को आगे जाने देता है ताकि अंधेरा उसके सामने आए और खुद पीछे रहकर फॉल बैक बनता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सासुके गिरेगा तो उसे पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। क्यूबी के साथ उसका बॉन्ड अब ट्रस्ट बेस्ड हो चुका होता है। वो उसकी रेज को वेपन नहीं बल्कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, कंट्रोल्ड और मेजर्ड, ताकि आउटपुट ज्यादा हो लेकिन डैमेज कम। युद्ध के बाद की दुनिया में नारुतो सबसे ज्यादा जिस चीज पर काम करता है वह है मिस इन्फॉर्मेशन का टूटना। वो विलेजेस के बीच सीक्रेट्स कम करता है, शेयर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स बनवाता है ताकि कोई अगला मदारा इग्नोरेंस से पैदा न हो। कई बार लोग उसे नाइव कहते हैं, लेकिन वही लोग तब चुप हो जाते हैं जब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिना लड़े ही डिसॉल्व हो जाते हैं। नारुतो अब फाइट्स जीतने के लिए नहीं बल्कि उन्हें होने से पहले एंड करने के लिए जाना जाता है। रातों को वो अब भी अकेला बैठकर कैलकुलेशंस करता है, लेकिन अब उनमें गिल्ट कम और एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। वह जानता है कि हर लाइफ नहीं बचाई जा सकती, लेकिन हर डिसीजन बेहतर बनाया जा सकता है। सालों बाद जब वह एक पुराने बैटलफील्ड पर खड़ा होता है जहां कभी हजारों निंजा मरे थे, वहां अब बच्चे खेल रहे होते हैं, और उसी पल नारुतो पहली बार दिल से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हिडन प्रोडिजी होने का मतलब यह नहीं था कि वह दुनिया को दिखाए कि वह कितना स्मार्ट है, बल्कि यह था कि वह दुनिया को इतना स्टेबल बना दे कि किसी और को कभी छुपकर स्मार्ट बनने की जरूरत ही न पड़े। और यही कहानी धीरे धीरे उस अंत की तरफ बढ़ने लगती है जहां कोई ड्रामेटिक फेयरवेल नहीं, कोई लेजेंड की घोषणा नहीं, बस एक शांत सच्चाई होती है कि सबसे खतरनाक प्रतिभा वही होती है जो खुद को साबित करने की भूखी न हो। और नारुतो उज़ुमाकी वही प्रोडिजी था जिसने कभी खुद को साबित नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर साबित कर दिया। वक्त के साथ जब दुनिया स्थिर होने लगती है तब नारुतो और भी ज्यादा खामोश हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि असली परीक्षा शांति में होती है, युद्ध में नहीं। वह अब कम दिखाई देता है, लेकिन जहां भी कोई बड़ा फैसला लिया जाना होता है वहां उसकी सोच की छाया मौजूद रहती है। लोग महसूस करते हैं कि झगड़े अचानक छोटे हो गए हैं, फैसले जल्दी और कम खून के साथ होने लगे हैं। किसी को ठीक ठीक पता नहीं होता कि यह कैसे हुआ, लेकिन हर रास्ता कहीं न कहीं नारुतो की बनाई हुई उस अदृश्य रणनीति से होकर गुजरता है। वह खुद को कभी महान नहीं मानता, क्योंकि उसने बहुत पहले समझ लिया था कि जीनियस होना गर्व की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की बात होती है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा होता है तब वह अक्सर उसी छत पर बैठा होता है जहां बचपन में बैठकर उसने खुद को छुपाना सीखा था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वह छुप नहीं रहा होता, वह बस जरूरत से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा होता। क्यूबी उसके भीतर अब शांत है, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका होता है कि यह इंसान ताकत को साबित करने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए जी रहा है। एक दिन नारुतो बिना किसी घोषणा के होकागे का कार्यभार दूसरों को सौंप देता है। वह कहता है कि अगर सिस्टम उसके बिना नहीं चल सकता तो उसने कहीं न कहीं गलती की है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है, क्योंकि दुनिया पहली बार किसी नायक पर नहीं बल्कि समझ पर चलने लगती है। आखिरी दृश्य में नारुतो एक छोटे से बच्चे को देखता है जो जानबूझकर क्लास में गलत जवाब देता है ताकि सब उसे हल्के में लें। नारुतो मुस्कुराता है, क्योंकि वह खुद को देख रहा होता है। वो बच्चे के पास बैठकर कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलता है कि सही समय पर सही बात कहना ही असली ताकत होती है। और उसी पल कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, इस एहसास के साथ कि नारुतो उज़ुमाकी कभी सबसे तेज नहीं था, कभी सबसे जोरदार नहीं था, लेकिन वह सबसे आगे इसलिए था क्योंकि उसने कभी जल्दी नहीं की। और यही हिडन प्रोडिजी होने का सबसे बड़ा सच था, कि असली प्रतिभा वह नहीं जो सबको दिखे, बल्कि वह जो सबको आगे बढ़ा दे और खुद पीछे रहकर मुस्कुरा सके। साल बीत जाते हैं और दुनिया इतनी सामान्य हो जाती है कि लोग भूलने लगते हैं कि कभी असामान्य फैसलों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। गांवों में बच्चे अब जीतने के सपने नहीं बल्कि सही चुनने की आदत लेकर बड़े होते हैं। अकादमियों में जुत्सु से पहले सोच सिखाई जाती है, और युद्ध की कहानियां किताबों में चेतावनी की तरह पढ़ाई जाती हैं। किसी एक नाम का जिक्र कम होता जाता है, लेकिन उसकी सोच हर जगह दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि अब फैसले जल्दी होते हैं क्योंकि कोई अदृश्य तराजू हर बात को तौल लेता है। कोई नहीं जानता कि वह तराजू किसने बनाया, बस इतना पता है कि गलतियां पहले जितनी महंगी नहीं रहीं। कभी कभी रात को हवा चलती है और किसी छत पर बैठा एक आदमी दूर से मुस्कुराता है। वह न दिखना चाहता है न याद किया जाना, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। उसने दुनिया को ये सिखा दिया है कि ताकत शोर नहीं मांगती और प्रतिभा तालियां नहीं ढूंढती। आखिरी सच यही है कि नारुतो उज़ुमाकी का प्रोडिजी होना किसी एक लड़ाई में नहीं दिखा, वह हर उस दिन दिखा जब किसी ने गुस्से की जगह समझ चुनी, जल्दबाजी की जगह इंतजार चुना और जीत की जगह संतुलन चुना। और यही कहानी पूरी होती है, बिना शोर, बिना घोषणा, उसी तरह जैसे एक हिडन प्रोडिजी चाहता था। और जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, जब दुनिया को किसी नायक की जरूरत नहीं रह जाती, तभी असली जीत पूरी होती है।
नारुतो अब किसी मंच पर नहीं दिखता, कोई उसका नाम लेकर फैसले नहीं करता, लेकिन हर सही फैसला कहीं न कहीं उसकी सोच से होकर गुजरता है। लोग यह नहीं जानते कि क्यों अब युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, क्यों गुस्से में भी लोग एक पल रुक जाते हैं, क्यों ताकत दिखाने से पहले समझ को जगह मिलती है। लेकिन यही वो पल होता है जहां हिडन प्रोडिजी का असली मतलब सामने आता है। नारुतो ने कभी दुनिया को यह नहीं दिखाया कि वह कितना तेज है, उसने दुनिया को यह सिखा दिया कि धीरे चलना कब जरूरी होता है। आखिरी दृश्य में वह फिर उसी पुराने झूले के पास खड़ा होता है जहां कभी उसने खुद से वादा किया था कि वह अलग दिखने से बचेगा। अब वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे छुपने की जरूरत नहीं, न साबित करने की, न बचाने की, क्योंकि दुनिया अब खुद संभलना जानती है। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय भी उसे सलाम कर रहा हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि इस एहसास में बदल जाती है कि अगर कभी आपको लगे कि सबसे तेज, सबसे जोरदार या सबसे चमकदार ही सबसे आगे होता है, तो नारुतो उज़ुमाकी की यह कहानी याद कर लेना, क्योंकि असली प्रोडिजी वह होता है जो खुद आगे निकलने की बजाय पूरी दुनिया को आगे बढ़ा दे और बिना नाम, बिना शोर, बिना ताज के भी इतिहास का सबसे गहरा निशान छोड़ जाए। अगली बार जब आप ये सोचेंगे कि कोई इंसान क्यों चुप रहता है, क्यों वो अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखाता, तब याद रखना ये कहानी, क्योंकि हिडन प्रोडिजी कभी मंच पर खड़ा होकर तालियां नहीं मांगता, वह पीछे खड़े रहकर सबको सही दिशा देता है। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा हो, अगर नारुतो का यह अलग रूप आपके दिल में उतर गया हो, तो जुड़े रहिए नारुतो हिंदी वर्स के साथ। यहाँ हर कहानी शोर नहीं मचाती, कुछ कहानियां बस चुपचाप आपको बदल देती हैं। और यहीं ये सफर पूरी तरह समाप्त होता है, एक ऐसी कहानी के साथ जो शोर में नहीं बल्कि खामोशी में जिंदा रहती है। अगर यह व्हाट इफ आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर नारुतो का यह हिडन प्रोडिजी वाला रूप आपके दिल में उतर गया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही गहरी, अलग और दमदार नारुतो व्हाट इफ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं नारुतो हिंदी वर्स, जहां कहानियां दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।